नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। 70th बीपीएससी जो है इंटरव्यू है, 71st मेंस है। इसमें हम लोग आपको आईआर वाला सेक्शन सबके लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें हम तीन जो टॉपिक है इस पर हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे, जिसमें G20 हो गया, क्वाड हो गया और SCO हो गया, जिसको हम लोग लाइव डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे बैच से इनरोल करना चाहते हैं और लाइव डिस्कशन इस तरह से आपको आईआर वगैरह का चाहिए या फिर किसी सब्जेक्ट का चाहिए, तो हमारे इस नंबर पे 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें GS1 GS2 के एसए के 35 टेस्ट के माध्यम से आपके पूरे कम्प्रिहेंसिव सिलेबस को समाप्त किया जाएगा। स्टार्टिंग डेट 26 नवंबर था, लेकिन ईपीएफओ के एग्जाम को देखते हुए बैच की स्टार्टिंग तिथि जो है 30 नवंबर कर दी है। फ़ी जो है 2000 था, लेकिन फ़ी को कम करते हुए आपको फ़ी को 1500 कर दिया गया। तो आपको बैच के साथ इनरोल करना चाहते हो तो 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सएप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही इस बैच के फीचर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। सारा लाइव डिस्कशन के माध्यम से पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप हो गया, फुल एंड टेस्ट हो गया, पूरे सिलेबस को कवर करके आंसर राइटिंग, रैंक लिस्ट, टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो 91 17 16 63 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में ही अगर इंटरव्यू बैच भी हमारे इनरोल करना चाहते हैं तो 91 17 16 63 पर हमको व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को काफ़ी बेहतर तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये भी पता है कि जो टॉपिक मैं करवा देता हूँ उस टॉपिक से आपके कोई प्रश्न जो आते हैं तो आप आसानी से आप उसको लिख पाएंगे या फिर आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग G20 की बात करते हैं। तो मैं कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, आपको हैंड रेज करके आपको आंसर देना है, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है। ज्यादा देर तक हम समय नहीं देंगे, लेकिन कुछ कुछ आपको बताना है। चलिए बताइएगा, G20 जो है, G20 का मेन जो है पर्पस क्या है? हैंड रेज करके जवाब देना है, ऐसे नहीं बोलना है। G20 का मेन पर्पस क्या है? टू दी पॉइंट, केवल केवल इधर उधर की बातें नहीं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हैंड करके जवाब दीजिए, क्योंकि टॉपिक पहले डाला जा चुका था ग्रुप में। हैंड्रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए, वो आकांक्षा वर्मा का आया हुआ, चलिए बताइए। जी सर, इसकी प्राथमिकताएं हैं कि मतलब आपदा, लचीलापन, प्रतिरोध, ऋण, मतलब राहत, जलवायु वित्त और न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण पर केंद्रित है, मतलब इसकी प्राथमिकता। चलिए ठीक है, और कोई बताएगा मोटो जब बना था मेन पर्पस क्या था इसका? कोई बताया? सर सर, और ये एशियन इसमें सर तो ऐड हुआ बहुत फाइनेंशियल है। क्राइसिस एशियन प्रीति फाइनेंशियल प्रीति क्राइसिस। सर पता नहीं चल रहा है सर। प्रीति बताइए। G20 एक मंच के रूप में काम करता है जो वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को अपने पटल पे रखता है। सर इसका जब आंसर विकास। स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना। चलिए ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमको प्रॉपर आंसर एक तरह से मिल गया, इसीलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सर, सब लोग एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1997 में आया था, उसके बाद ये मतलब फाइनेंस मिनिस्टर और मतलब नहीं नहीं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ये का प्रश्न एक। हम पूछे ही नहीं। यही ना प्रॉब्लम है आप लोग, जो पूछते हैं वो एकदम टू दी पॉइंट जवाब दीजिए। जैसे प्रीति का आंसर है एकदम टू दी पॉइंट जवाब रहा, तो कुछ भी पूछा जाता है इसका मोटो क्या है तो आप कहिए कि उस समय ये हो गया, कुछ नहीं, एकदम टू दी पॉइंट। देखिए, मैं एक शब्द में जवाब देता हूँ, आप लोग सुनिएगा, आप थोड़ा सा बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेंगे। देखिए, कोई भी पूछे ना या फिर क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में, क्योंकि आप भी बहुत सारे लोग इसमें से मेंस दे रहे होंगे, 71 वाले भी जुड़े होंगे या फिर बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, तो अगर पूछा जाता है तो आपको, अगर सीधे पूछा जाए कि G20 बना क्यों था, तो मतलब कि इसका मोटो, मैंने कहा मैं बना क्यों था अभी नहीं कहा था। देखिए, इसका मोटो क्या है कि वैश्विक स्तर पे जो है ना, हमारा वित्तीय या फिर आर्थिक जो समस्या है ना उसका समाधान करना। समझ रहे हैं ना, कि जो भी ग्लोबल लेवल पे हमारा फाइनेंशियल या फिर कह सकते हैं हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन देना ही क्या है, हमारा G20 का मुख्य पर्पस था। मतलब कि बना था तब का ये मोटो रहा है और मेन आज भी वही है। ठीक है, लेकिन 2007-8 में इसको क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया, जिसमें आपको ट्रेड, व्यापार को भी जोड़ा गया। उसके अलावा आपको हेल्थ, स्वास्थ्य को भी जोड़ा गया। उसके अलावा आपको क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन को भी जोड़ा गया। तो दो चार पॉइंट्स बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन जब 1999 में ये बना था तो इसका मेन पर्पस क्या है, अब किसी को मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। सीधी सी बात है कि आपको जो भी हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कह सकते हैं कि आर्थिक समस्याएं हैं, उसका वैश्विक स्तर पे क्या करना, समाधान करना है। तो देखिए, आंसर कितना अच्छा है ना, एक वर्ड में है कि जो भी हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, उसका क्या करना, सॉल्यूशन ही करना हमारा क्या है, G20 का मेन मोटो है, जिसको 2007-8 में क्या किया था, एक्सटेंड किया गया था।
अब सुनिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले आपको पता है कि G20 बना कब था? कोई बताएगा? हैंड करके बताइए। 1999 1999 में। चलिए अब बस 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 हम सुन लिए। 1999 में बना था, क्योंकि उस समय वित्तीय संकट आया था, तो 1999 में इसको स्टार्ट किया गया था G20 को। ठीक है। और मैं कहा कि जब स्टार्ट हुआ था इसका क्या मकसद था? फिर वही बात, कोई बोलिए तो, ऐसे ही सर बोलिए, एक आदमी फाइनेंशियल कोई बोलिए। क्राइसिस। वित्तीय स्थिरता प्रदान करना सर। फाइनेंशियल बस बस क्राइसिस को बस, सर हाँ, वित्तीय स्थिरता भी कह सकते हैं, वित्तीय स्थिरता फाइनेंशियल प्रदान करना था। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं यस। कोशिश करूंगा कि इंग्लिश वर्ड भी यूज करता रहूं। दिक्कत मुझे लग रहा है कि नहीं आना चाहिए आपको भी। तो नहीं आई। 1999 में बना था। ठीक है। 1999 के बाद से धीरे धीरे क्या होता है, ये स्टेप आगे बढ़ता है। और 1999 के बाद 2007 में क्या होता है, 2007-8 में एक प्रॉब्लम आई होती है अमेरिका में। कोई बताएगा क्या मतलब कि स्टार्टिंग अमेरिका से हुआ, क्या प्रॉब्लम था 2007-8 का? सर एक आदमी कोई बोल वैश्विक दीजिए। ग्लोबल वैश्विक इकोनॉमिक वित्तीय क्राइसिस। संकट के दौरान हाँ, ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लोबल क्राइसिस कह सकते इकोनॉमिक हैं। क्राइसिस था सर। हाँ, तो 2007-8 में आया था। तो देखिए, जब बना था G20 ना, तो उस समय क्या होता था इसमें, जो भी हमारा कह सकते हैं कि किसी कंट्री का, उस कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, सपोज करिए कि कोई देश अगर उसमें सम्मिलित है, तो उसका फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, इसमें भाग लेते थे। और साथ ही साथ उस देश का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय केंद्रीय बैंक है, बैंक के उसके गवर्नर। गवर्नर भाग लेते थे। क्लियर है सबको ना? जी देखिए, सर। तो आपने जब बना था तो कौन भाग लेता था इसमें? आपको जो भी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होते थे किसी कंट्री के, वो भाग लेते थे। और साथ में उस देश के जो केंद्रीय बैंक थे, सेंट्रल बैंक के सेंट्रल बैंक थे, गवर्नर्स। उसके क्या भाग लेते थे? गवर्नर लोग भाग लेते थे। लेकिन बाद में चल के 2007-8 में, जैसे कि पहला इसका सबमिट कहा जाता है कि प्रॉपर वे में 2008 में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोई बताएगा हमको? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में हुआ था। ठीक है। जी और सर। तभी से कौन भाग लेने लगा? तभी से इसमें नेता लीडर्स लोग क्या करने राष्ट्राध्यक्ष। लगे? शासना हाँ, देश के हाँ, शासनाध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष कह सकते हैं, या फिर लीडर्स लोग क्या करने, भाग लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो हमको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इतिहास समझ में आ गया ना। देखिए, टॉपिक में एकदम डूब नहीं जाना है। आपने क्वेश्चन देखा होगा, मेंस हो गया, चाहे इंटरव्यू में भी प्रश्न आपसे जो पूछे जाएंगे, वो नॉर्मल आपसे पूछे जाएंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। आपको लग रहा है ना कि इसका पर्पस पता चल रहा है, हमको इसका कंसेप्ट मुझे पता चल रहा है। अब चलिए, इसका हमको पार्टिसिपेशन हम लोग पता कर लेते हैं कि इसकी पार्टिसिपेशन कितनी है। इसकी वर्ल्ड वर्ल्ड जीडीपी का कितना परसेंट है? 85%। 85%। 5%। वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 2/3। दो तिहाई तिहाई। दो तिहाई। 66.66। हाँ, और कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड का कितना है? लगभग 25%। 75%। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जीडीपी वाला ध्यान रखना है। ठीक है, कि जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी का कितना प्रतिशत से ये करता है? 85% लगभग। और पूरा विश्व की जनसंख्या का 2/3। आप 85% का मतलब समझ रहे हैं ना, कि 100% में से 85 यही है। इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि 85% योगदान इसी का है। तो आपको लग रहा है ना कि यहां से आपको पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू में, कि अगर G20 समिट हाल में हुआ है, तो आपको पूछा जाएगा कि वर्ल्ड जीडीपी का कितना। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा, आपका मेंस में भी सवाल यहां से पूछे जाते हैं, तो आप इंट्रो में लिखिएगा ना कि पूरा पॉपुलेशन का कितना परसेंट, पूरा जीडीपी का कितना परसेंट। तो आपको क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक आपका क्या हो गया, G20 का आपका बेसिक हो गया। मैंने कहा था कि 2007-8 में कुछ चीजें इसमें ऐड की गई थी। पहले हमने बात किया था कि वित्तीय स्थिरता जो होते कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, पहला इसका मोटो था। लेकिन बाद में चल के इसको व्यापार, 2007-8 में व्यापार यानी ट्रेड को ऐड किया गया, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को ऐड किया गया, इसके साथ जलवायु। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन को ऐड किया गया, साथ साथ आपको सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ऐड किया गया। सर, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण हैंड्रेस बाद में देखा करना है, जाता पहले है। हमको कंप्लीट करने दीजिए। बीच में हैंड्रेस नहीं किया, जब कहेंगे तब हैंड्रेस करना है। ठीक है, ट्रायल कर रहे हैं तो ठीक है। तो अब हमने कहा कि 2007-8 में चीजें स्टार्ट हो गई। अच्छा, एक बात बताइए कि ये G20 समिट जो होता है, कैसे इसमें कंट्री शामिल होते हैं? हैंड्रेस करके सर एक बताइएगा। ट्रोइका होता है उसमें। नहीं नहीं, मैंने तो पूछा नहीं, मैंने पूछा कुछ और, आपने जवाब कुछ और दिया। हाँ सर, 20 कंट्रीज का ग्रुप होता है, मतलब जिसमें 5 ग्रुप नहीं होता नहीं, है सर, इसका उसमें नहीं नहीं, चार एक चार मिनट, कंट्रीज एक होते हैं। मिनट। मैंने कहा कि इसका चेयरमैन जो होता है, कह सकते हैं जो जो इसको आयोजित करता है, तो ये क्या हर साल होता है या 2 नहीं साल पे सर, होता है? मैं ये ये पूछना 4 साल में होता है। G20 4 साल में होता है। हर साल होता है। सर हर ईयरली साल बेसिस होता पे। है। हर साल हाँ, होता अब है। शांति शांति शांति।
प्रतिवर्ष अल्फाबेटिकल आर्डर। G20 का समिट क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। हाल ही में पता होगा कि इस वर्ष का G20 समिट कहाँ पे हुआ है, इस वर्ष का हुआ है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण जोहान्सबर्ग में। अफ्रीका। स्वर्ग में सर, हाँ, अब साउथ चुप अफ्रीका। रहिए। दक्षिण अफ्रीका में 2025 में हुआ है। 2024 में कहाँ हुआ है, ब्राजील, रियो डी ब्राजील में। जेनेरियो का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। 2024, 2023 में कहाँ हुआ है, सबको पता होगा, एटीएम समिट जो था इंडिया में हुआ है। और 2023 2023 का कहाँ पे हुआ था, कोई बताएगा अब? इंडोनेशिया बाली में। इंडोनेशिया बाली इंडोनेशिया के बाली। बाली। हाँ ठीक है, बाली में हुआ तो इसका क्रम थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो देखिए, जिस देश के पास अध्यक्षता होती है वो रोटेट करता है। ये कंट्री होगा, फिर इसके पास होगा। अच्छा, G20 में मेंबर्स जो हैं अभी फिलहाल, मेंबर्स की क्या कंडीशन, कैसे आप बोल सकते हैं मेंबर्स को? 19 हैंड रेस करके बताइए। देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, डेवलपिंग अफ्रीकन कंट्री भी है सर। चलिए ठीक है, ठीक है। 19 प्लस यूरोपीय यूनियन, यही यूरोपियन ना कहना चाह रहे हैं? यस सर, और अफ्रीकन यूनियन भी सर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 90 कंट्री, या फिर यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं। हाँ, अफ्रीकन भी अब ऐड हो गया है, उस बार हुआ था। तो अब मैं इंडिया ये और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये कैसे देश हैं? अब आपके ये डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। विकसित और विकासशील दोनों देश। विकसित और विकासशील दोनों है सर। पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं नहीं, अभी कोई और बताएगा? नहीं सर, विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था है हाँ सर। बिल्कुल, विकसित और विकासशील देश है, मैं वो कह रहा हूँ। ठीक है, क्या उनको टर्म दिया जाता है उन कंट्री को? इमर्जिंग इकोनॉमीज। इमर्जिंग इकोनॉमी सर, ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी। साउथ, बंटी का बिल्कुल सही आंसर है। ग्लोबल आर्थिक साउथ, विकासात्मक शासन ग्लोबल एजेंसी। साउथ भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ग्लोबल साउथ के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अब हमको कोई हैंड रेज करके, ऐसे नहीं बीच में सेशन खराब हो जाएगा, कोई हैंड रेज करके बताए कि व्हाट इज ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या होता है, वैश्विक दक्षिण दक्षिण जिसे कहा जाता है, क्या होता है ये? सर वैसे देश होते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। सर मेनली अंडर एग्जैक्ट आंसर डेवलप्ड नहीं है। कंट्रीज होते हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज। और एक इमेजिनरी लाइन है, ब्रेंट लाइन, ब्रांड। उसके हिसाब से इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और कोई? जी सर, एक इमेजिनरी लाइन है सर जो साउथ को नॉर्थ से अलग करते हैं सर, उसमें डेवलपिंग कंट्री है। नहीं नहीं, आप मतलब आपके हिसाब से कहने का मतलब कि ग्लोबल साउथ का मतलब हो गया कि हमारा जो इक्वेटर है उसके दक्षिण की तरफ जो देश आते हैं, आपका कहने का मतलब यही हुआ ना? तो फिर तो नहीं रसिया सर, इसका पार्ट है। नहीं, इसमें कुछ और नहीं है। सर, वैसे वैसे वही मैं देश जो वही मैं कि पूछना चाह लेस रहा हूँ। डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, और वैसे देश मैक्सिमम जो वो सर सदर्न हेमिस्फेयर में ही आते हैं। एग्जैक्ट कोई नहीं पकड़ पा रहा है एग्जैक्ट। देखिए सर आपने कहा ठीक है, एग्जैक्टली सर, पार्ट है। वैसे देश सर जो इक्वेटर से पिछड़ा डिसाइड नहीं होता है। है, ये ब्रेंट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो उसके हाँ, साउथ में ब्रेंट। पड़ने वाले सारा कंट्रीज जो है उसको वो आते हैं, लगभग सारे कंट्रीज नहीं, चलिए उसके साउथ में पड़ने वाले जो इमर्जिंग लगभग इकोनॉमीज आता है है। उनको ग्लोबल साउथ में रखा गया है। चलिए, आप लोग अपने जगह पे ठीक है, एक रीजन है वो, किसी का चैट आया हुआ है, रुकिए हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, सबका ठीक है, इमेजिनरी एक लाइन है, बहुत अच्छा है, सबका अच्छा है। एक सिंपल से वर्ड में मैं जवाब दूं, शायद आप नहीं जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो बता दीजिए कि नहीं जानते थे सर। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सर। हाँ, जो किसी न किसी औपनिवेशिक कंट्री से प्रभावित रहा है, कहने का औपनिवेश रहा है किसी का। औपनिवेश का कॉलोनियल मतलब कह रहा। सकते कोलोनियल। यानी कि कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है आपको पता होगा, कि किसी न किसी देश के अधीन वो रहा होगा और इनका इतिहास समान होता है। कॉलोनियल मेरा कहने का मतलब हो कि ऐतिहासिक डेवलपमेंट इनका जो होता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो होता है, लगभग इनका इक्वल होता है। समझ रहे हैं ना, कि ये कहीं ना कहीं किसी देश के क्या रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं पहले, और इनका डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो होता है लगभग सेम होता है। तो इस चीज से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आपने जो कहा वो भी ठीक है, डेवलपिंग कंट्री आपने ठीक कहा कि अभी विकास के क्रम में, तो ये चीजें ठीक है। लेकिन एक कहे ना कि मैं ग्लोबल साउथ में चला गया था। अच्छा, ग्लोबल साउथ का मोटो क्या है, कोई बताएगा? पर्पस क्या है ग्लोबल साउथ का, एक वाक्य में, एक सेंटेंस में, क्योंकि ग्लोबल साउथ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता और सर जलवायु प्रबंधन सर। एग्जैक्ट। सर आप देखिए, आप अभी वैश्विक मुद्दा क्या है सबका, क्लाइमेट ग्लोबल चेंज है। ग्लोबल नॉर्थ से सर एक बेटर नेगोशिएशंस करना, एक यूनिट बनाकर ऐसा कुछ। जोहानब करके है सर इनका, थोड़ा सा विकासशील ठीक आ देशों रहा है। का प्रतिनिधित्व करना।
जुगनी करे कि रेज वॉइस ऑन ग्लोबल फोरम। ठीक है। और आर्थिक समानता और विकास करना। बस किसने कहा? वंदना। ठीक है, यही इसका एग्जैक्ट है कि ग्लोबल इनइक्वलिटी, धीरज भी कमेंट कर रहा है कि ग्लोबल लेवल पे जो अनइक्वलिटी है ना उसको समाप्त करना, वैश्विक रूप से जो असमानताएं हैं, इंग्लिश वाले को दिक्कत नहीं आ रहा ना, समझ में तो आ जा रहा होगा इतना। तो वैश्विक रूप से जो असमानताएं है ना उसको समाप्त करना और सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, डेवलप होने का, सबको विकास, सभी देशों को विकास करने का, समान क्या होना उसमें उनको समान मतलब कि कह सकते हैं कि समान ये प्रदान करना, ये क्या है इसका मतलब होता है, इसका मेन मोटो है। मतलब कि कह सकते हैं कि अनइक्वलिटी को समाप्त करना, यानी कह सकते हैं बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना, मल्टीपोलर मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण करना, क्या है इसका मेन उद्देश्य है। चीजें क्लियर है ना? तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको G20 का जो विकास कैसे हुआ और G20 के संबंध में एक टॉपिक हमारा आया ग्लोबल साउथ, थोड़ा बहुत चीजें आपको क्लियर यहां तक हो गई होगी। हमने ये भी कहा कि इसका जो समिट है आपको चार, हमने कहा कि 2022 से स्टार्ट करेगा, 2022 में इंडोनेशिया बाली में, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2023 में 18 समिट जो भारत में हुआ था, 2024 में जो हुआ था कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। और 2025 इस साल का अभी हुआ है, किस डेट को हुआ है कोई बताएगा? किस डेट को हुआ है अभी? 22-23 नवंबर। 23 नवंबर को हाँ, हुआ है 22-23 नवंबर को। इसीलिए मैं इस टॉपिक को पहले लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पर। ठीक है, तो 22-23 नवंबर को अमेरिका में ये क्या किया गया है? जोहान्सबर्ग। सॉरी सॉरी, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में क्या किया गया? इसको जोहान्सबर्ग में। आयोजित किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? देखिए, मैंने कहा कि G20 जो है आपको काम करता है एक ट्रैका, जो हमारा प्रणाली है, ट्रैका सिस्टम है, उसके आधार पे काम करता है। देखिए, हर देश के पास अगले साल क्या होता है? प्रतिनिधित्व। मतलब कह सकते हैं कि इस साल अगर कोई और किया तो दूसरे साल कोई और करेगा। और ये काफी मतलब कि एक पॉजिटिव चीज है कि पिछले 4 वर्षों से 2022, क्यों मैं 2022 का बार बार मैं नाम ले रहा हूं, 2022 से लेकर 2025 तक केवल केवल ग्लोबल साउथ कंट्री ही क्या रहे हैं इसके चेयरमैन रहे हैं, होस्ट किए हैं। होस्ट किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2022 से लेकर 2025 तक एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि ये हमारे लिए सकारात्मक ये है, एक साइन है एक तरह से। ठीक है, 2022 से लेकर 2025 तक कोई हमको बताएगा कि जब भारत में समिट हुआ था 2023 का, उसका भारत का जो है उसका थीम क्या था? कोई बता दे हमको। वसुदेव कुटुंबकम। विकसित भारत मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी हाल में हुआ है ना, तो हमारा भारत देश भी इंपॉर्टेंट है और हमारे देश में हुआ था और काफी चर्चा में रहा था। तो बाद में भी कई बार पूछा गया है, मीन्स एग्जाम में बाद में थोड़ा सा पूछा गया था एक बार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका डिस्कशन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो मैंने कहा कि देखिए, जिस देश के पास हमारा इसका ये रहता है, कहते हैं होस्ट रहता है जो देश, जैसे कि इस बार साउथ अफ्रीका है, वो क्या करेगा? सारा इसका मैनेजमेंट करेगा, प्रबंधन करेगा। लेकिन ये काम कैसे करता है? आप लोग कब से बोले थे ट्रैका प्रणाली, तो ट्रैका क्या होता है? कोई बताएगा हमको ट्रैका सिस्टम क्या होता है? जी सर, सर। इसमें वर्तमान जो अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में इसके जो पूर्व होस्ट कर रहे हैं, जो अध्यक्ष अगले होस्ट करेंगे और जो जिस कंट्री ने पिछले साल चेयर अगला किया था और करेंटली चेयरिंग कंट्री और जिसको ट्रांसफर करेंगे। बस बस, हाँ। वो तीनों मिलकर कहने का ट्रैका मतलब कि कहलाते हैं। अभी अभी रिसेंट जो अगला समिट कहाँ होने वाला है? अमेरिका। अमेरिका में सर। अमेरिका में सर। हाँ, ये चीज जानना अमेरिका जरूरी में है। नहीं होगा। अमेरिका, ये ट्राइका साउथ ट्राइका सिस्टम अफ्रीका क्या होता है? सुन लीजिए। हाँ, अब बस बस बस, ट्राइका सिस्टम क्या होता है कि जो होस्ट कंट्री है वो, जो पिछला साल आपका होस्ट कंट्री था वो, और आगे का जो होस्ट कंट्री है वो, तीनों का क्या होता है इसमें कह सकते हैं प्रतिनिधित्व होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइका कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई इस बार का थीम हमको बताए कि इस बार का थीम क्या था? सर, एकजुटता, सॉलिडेरिटी, समानता, इक्वालिटी, सततता। सस्टेनेबिलिटी। एकजुटता, समानता, सततता। समानता और स्थिरता। ठीक है, हम समझ गए। आप कह सकते हैं हिंदी में कहें तो एकजुटता, समानता और क्या? सतत समानता, विकास। समावेशिता। सतत विकास, समावेशी, सतत विकास कह सकते वही हैं। सर। या फिर आप कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी, सॉलिडिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। एंड सस्टेनेबिलिटी। डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है आपसे, आपको मेंस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि इस बार का जो है G20 का क्या है आपका, इस बार का थीम क्या है। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है। अब हमको बताएगा कोई कि अब हम आपसे ही सवाल पूछेंगे। ठीक है, हमको कोई बताएगा, क्योंकि हैंड रेस कब का आ रहा है ये, इस सॉलिडिटी जो आप कह रहे हैं ना, एकजुटता, ये क्या होता है? सभी को सर, एक आपसी साथ सहयोग लेकर। सर। सबका साथ सबका विकास। हाँ, सिंपल में कह सकते हैं सर। कोई एग्जांपल दीजिए तो। सर, किसी भी एक काम सर को लेकर जैसे एक साथ आना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के लिए कोई एक साथ मिल के काम करना। हाँ सर, हाँ, ठीक है। कहने कोरोना का मतलब है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना, हमारी जो उनका एक कंट्री एकजुट का जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन। होता है वो ग्लोबल प्रॉब्लम होता है।
समझ सकते हैं ना कि अगर किसी देश में अगर प्रॉब्लम आता है तो वो देश जो होता है पूरा विश्व को वो प्रॉब्लम क्या करता है, प्रभावित करता है। इसीलिए सारे देशों को क्या होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और एक साथ इस पे एकजुट काम होना करना चाहिए। चाहिए। जैसे आपने टॉपिक एक पढ़ा होगा क्लाइमेट चेंज, अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या जलवायु परिवर्तन केवल भारत को इम्पैक्ट करेगा, सारे देशों पर नहीं प्रभाव पड़ेगा ना। आप देखते हैं रसिया यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है, रसिया यूक्रेन वार चल रहा था, उसका जो है प्रभाव क्या आपको केवल वहीं पे पड़ा, रसिया यूक्रेन पे ही पड़ा, पूरा यूरोप यूरोप प्रभावित रहा, पूरा यूरोप क्या पूरा विश्व प्रभावित रहा विश्व उससे। प्रभावित विश्व ठीक है, को, यस तो सर। इसीलिए कह सकते हैं कि किसी तरह की समस्या जब आती है तो उसका सॉल्यूशन जो होता है हम एकजुट होके, हमारे ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे एकजुट होके हमको करना चाहिए। समझ में आ गया? क्योंकि पता है अगर आप जाइएगा तो आपसे पूछिएगा, आपसे थीम पूछा जाएगा तो थीम में पूछा जा सकता है कि क्या है, इसको समझाइए। या फिर आपको देखिएगा आप अगर मेंस के लिहाज से भी बात करते हैं तो 66 में पूछा गया था, ब्रिक्स का थीम पूछा गया था 66 बीपीएससी में, कि थीम पूछा गया था। थीम अगर पता नहीं है आपको तो क्या लिखिएगा उस पे, अगर थीम पता भी है तो क्या लिखिएगा, केवल तीन वर्ड लिख दीजिएगा, नहीं होगा ना। तो थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा जो टर्म था इक्वलिटी, आपको पता होगा इक्वलिटी है कि सबको क्या हो, समानता हो। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। और चौथा एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सबको पता होगा कि हम वर्तमान के जो हमारे रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसका हम भावी ऐसा पीढ़ियों प्रयोग को करें ध्यान में रखते हैं। फ्यूचर हमारे के लिए भी हम आने वाली पीढ़ियों को कंजर्व क्या हो, करें। नुकसान ना हो, सारी पीढ़ियों को ध्यान में रख के चले। मुझे लग रहा है कि इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो थीम आपका क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस बार का जो थीम है ये, अच्छा एक इसमें चर्चा में विषय रहा, इस बार जो है अमेरिका जो है पार्टिसिपेट नहीं किया है G20 में, ये बड़ा यस चर्चा सर, का उसने विषय है, आपको बायकॉट बताओ। किया G20 डिक्लेरेशन को। हाँ, G20 डिक्लेरेशन कहा जाता है, घोषणा पत्र का, जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र कहा जाता है जिसको, इस घोषणा बार के पत्र, लिए। यस सर, उसको उसने इस बायकॉट बार जो है किया। वो इसमें क्या किया है, उसको 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 क्या किया, बहिष्कार किया है। वो क्यों किया है, कोई हमको बताए, एक आदमी कोई सर बताए, सर सर दक्षिण वो एक अफ्रीका आदमी, में एक तो आदमी, ये ज्योति जैसे बताइए, चल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन सर। ज्योति अगेंस्ट बताइए। वाइट फार्मर्स इन अफ्रीका उसको सर मुद्दा इसका बनाया है। कहना है जो गोरे लोगों के साथ दक्षिण अफ्रीका भेदभाव करता है। स्वायत्त लोगों, जेनोसाइड इन अफ्रीका। तो उनका कहना है, किसका कहना है ये, अमेरिका ट्रम्प का। का। डोनाल्ड यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प डोनाल्ड का, हाँ, कि गोरे लोगों के साथ अमेरिका में क्या होता है, सॉरी अफ्रीका में भेदभाव होता है, दक्षिण इसीलिए अफ्रीका में उसने क्या किया, भेदभाव हो इसका रहा है बहिष्कार किसानों के किया। साथ। बायकॉट करती है। हाँ, स्पेशली किसानों के साथ। तो देखिए इस बार का जो मेन कह सकते हैं ना कि इस बार के लिए व्हाइट फार्मर्स जो होते हैं उनके साथ एक्चुअल उनके लिए टर्म था ये। तो एक्चुअल जो इस बार का जो मेन चीज था ना यही था। क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ हुआ है इसमें? सर भारत ने बहुत सारे अनाउंसेस किए हैं। ईब्सा का यस वो हुआ है हाँ सर, सर, अपनी भारत आई ने है एक भारत ने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया, घोषणा कनाडा, पत्र सर इंडिया को आतंकवाद इनिशिएटिव मिलकर सर इंडिया एक लिया है। पूर्ण रूप से फ्रेमवर्क संदर्भित नहीं स्टार्ट किया किया गया है। है। सर एक एक करके प्लीज। धन्यवाद का ACTI। भी मुद्दा उठाया है सर उसमें। जो कहा आपने ठीक कहा। मुझे लग रहा है कि मैं देखिए किसी भी टॉपिक में हम लोग ज्यादा डूबेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है 3 टॉपिक है। तो अगर मैं इतना आपको हिंट दे दिया तो अगर इस पे नोट्स अवेलेबल हो जाए, थोड़ा सा 1-2 दिन समय लगेगा, हम करवा दे रहे हैं। या फिर आप कहीं भी अगर पढ़िएगा तो आपको नहीं लग रहा है कि आपका कंसेप्ट इस पे क्लियर रहेगा, मेरा मतलब यही है। क्योंकि देखिए कोई तो बच्चा इसमें है नहीं, सबको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए सही रूप में। और केवल डायरेक्शन मिलेगा तो क्या कर सकते हैं इस पे आसानी के साथ, क्या कर सकते हैं इस पे, क्वेश्चन आएगा, जवाब दे सकते हैं, आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा, जवाब दे सकते हैं, आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। तो हमको लग रहा है G20 वाले टॉपिक को हम लोग क्या करें, अभी थोड़ा सा समाप्त करें और हम लोग चलते हैं किस पे, क्वाड पे। क्योंकि सारे टॉपिक को ध्यान में रखना है, एक ही टॉपिक पे दिन भर हम लोग डिस्कशन नहीं करते रह जाएंगे। तो अब हमको बताइए कि क्वाड का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। यस सर। क्वाड जो है क्या, क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है, बायलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए अब थोड़ा सा सुन लीजिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये क्वाड जो होता, क्वाड का फॉर्मेशन जो हुआ था, क्वाड का फॉर्मेशन कैसे माना जाता है, कोई बताएगा हमको शुरुआत से, एक आदमी को। प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था। चलिए आपका क्वाड का फॉर्मेशन खत्म करिए, चलिए ठीक है। हमको एक वर्ड में जवाब दीजिए कि क्वाड का जो है मेन, जो क्वाड का मोटो जो है, क्वाड का मेन मकसद क्या है। हिंद प्रशांत में इंडो पैसिफिक में ओपन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंडो बस पैसिफिक रीजन में। बस हिंद प्रशांत क्षेत्र में काउंटर देखिए हिंद प्रसाद क्षेत्र को क्या करना, ओपन, खुला हिंद प्रसाद क्षेत्र, स्वतंत्र और खुला हिंद प्रसाद क्षेत्र की अवधारणा को साकार करना, मतलब फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वहां पे आप देखिए कि आप देखिए रिसोर्सेज के हिसाब से देख लीजिए, या फिर आप कह सकते ट्रेड के हिसाब से देख लीजिए,
ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक जो है जो हमारा रीजन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसका जो मेन मकसद है कि खुले यानी कि ओपन और क्या कर सकते हैं, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, इसका मेन मकसद है। तो कभी पूछा जाए अगर इस तरह से तो सीधे ऐसे बताइएगा कि इसका मेन मकसद क्या है, कि खुला और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना, इसका क्या है मकसद है। इसकी अवधारणा आई थी 2000। देखिए कई लोग कहते हैं कि 1992 में जब मलाबार की बातें चली थी तब इसकी अवधारणा आई थी, लेकिन एग्जैक्ट जो इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में हुई थी। पता होगा शायद आपको, एक सुनामी के साथ इसका शुरुआत होता है। कहाँ पे सुनामी आई थी? इंडियन इंडोनेशिया में आया था सर। 2004 सुनामी में सर। सुमात्रा हिंद महासागर में सर, हिंद महासागर में। हिंद महासागर सुमात्रा द्वीप पे आपको एक सुनामी देखने को मिला 2004 में। तो इसकी शुरुआत हुई, और ये क्यों, इसमें हेल्प के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था कि आपदा जो प्रबंधन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसके लिए इसको क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। ठीक है, बाद में चल के 2007-8 में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहा बाद में चल के, लेकिन किस प्रधानमंत्री का इसमें योगदान था, कोई बताएगा? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। शिंजो आबे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब इनके द्वारा क्या किया गया ना, कि इनके द्वारा क्या किया गया 2007 में फिर से ऑस्ट्रेलिया को भी बाद में पार्टिसिपेट करने की बात इसमें कही गई, लेकिन चाइना के दबाव में ऑस्ट्रेलिया जो था इसमें एक्टिव नहीं हो पाया था। अगर बात करें क्वाड का, तो रियल क्वाड कब आया, कह सकते हैं क्वाड 2.0 हम कह सकते हैं इसको 2017 में क्या आया हमारा क्वाड, 2017 में क्वाड आया। और इस समय जो क्वाड बना, तो कंट्री तो सबको पता होगा, इसमें कंट्री कौन कौन सा है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। ऑस्ट्रेलिया है, इसमें 4 कंट्री में इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब कहना है लोगों का कि जब 2017 के बाद से ना इसका मेन फोकस किस पे हो गया, खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र तो ठीक है, लेकिन ये चाइना को काउंटर करने लगा। एशियन नाटो चीन सागर में चाइना को काउंटर करने के लिए सर। और देखिए अब देखिए इस पे चाइना भी एक स्टेटमेंट दिया था, कुछ स्टेटमेंट भी आपको ध्यान होना चाहिए, एंटी चाइना कह सकते हैं। गुड ने कहा, चाइना ने इस पे 2 स्टेटमेंट दिया। चाइना कहा कि क्वाड कुछ नहीं है, क्वाड क्या है, एक तरह से सुर्खियों में दौड़ने वाली एक तरह का क्या है संस्था है ये, कि क्या करता है, केवल सुर्खी में दिखता है। और एक वर्ड और बयान दिया था चाइना ने। देखिए एक इसने कहा कि एशिया में जो भी हमारे एशियन कंट्री है ना, उनका रिश्ता क्या कर रहा है, खराब करने वाला एक संस्था है ये। मतलब कि इनके बीच में जो रिश्ता है ना, उसको क्या कर रहा है, कमजोर करने वाला एक संस्था, कहा किसको, क्वाड को। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, तो कहीं लिखना हो या फिर कहीं बोलना हो तो आपकी बातों में क्या आ जाता है, थोड़ा सा जाना जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चाइना, और बेसिकली अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट यही रीजन है कि चाइना को ही काउंटर करना क्या हो गया, इसका मकसद हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि चाइना को काउंटर करना क्या इसका मकसद हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका ने अपने हित के लिए इसको ज्यादा प्रमोट किया। समझ रहे हैं ना? अमेरिका, देखिए सभी देशों का अपना अपना हित जुड़ा हुआ है। भारत का हित क्या जुड़ा हुआ है, खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र तो सबके लिए है, लेकिन भारत का एक और हित जुड़ा हुआ है कि भारत चाहता है कि चाइना के साथ क्या हो, इसका मतलब कि कह सकते हैं कि चाइना जो है लगातार बढ़ रहा है। रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना का जो स्ट्रेटजी है रिंग ऑफ पर्ल्स, तो ठीक है, BRI की बात करेंगे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करेंगे, मोतियों की माला, वो अलग चीज है। मैं कह रहा हूं कि भारत भी चाहता है कि चाइना उतना डेवलप नहीं करे, क्योंकि पता है कि पड़ोसी देशों के साथ स्ट्रिंग पॉलिसी जो मोतियों की माला कहा जाता है, पड़ोसी देशों को जोड़ जोड़ के आपस में, और जो भी कंट्री डेवलप करते हैं उस पे चाइना क्या करता है, टारगेट करता है, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। भारत भी नहीं चाहता है कि चाइना डेवलप करे, ठीक, मतलब चाइना इसमें ज्यादा ही हो, तो भारत भी क्या करता है, चाइना को काउंटर करने के लिए संस्था में एक मेंबर बना हुआ है, क्वाड में। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही स्थिति है जो भारत के साथ स्थिति है, और आपको किसके साथ, एक और कंट्री जो है जापान के साथ भी लगभग मोर और लेस वही स्थिति है। लेकिन अमेरिका का एक जो है सिचुएशन जो है ना अलग है। अमेरिका एक अलग स्वार्थ साध रहा है, शायद इस पे आपने कभी सोचा नहीं होगा। कह सकते हैं ना कि सुपर पावर की एक अवधारणा चली थी, आपको पता होगा। तो अमेरिका जो है लगातार चाहता है कि वैश्विक स्तर पे मेरा क्या रहो, प्रतिनिधित्व तो सबसे आगे रहे, और वैश्विक स्तर पे क्या ही मैं ही जो रहूं वो सो रहूं। तो इसकी एक टक्कर का कंट्री दिखा, वो कंट्री कौन सा है, चाइना। ठीक है, और ये क्षेत्र भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या किया, चाइना को काउंटर करके ये चाहा कि क्या करे, इसको दबाए, और चाइना को काउंटर करने के लिए आसपास के देश को तो पकड़ना पड़ेगा ना, तो उसमें भारत भी है।
इंडो पैसिफिक वाले जो देश हैं, भारत भी आ गया आपका, इधर से जापान भी आ गया और ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। ठीक है, तो इसका पहलू एक अलग है। ठीक है, तो आप चाहे तो इस चीज पहलू को भी आप जिक्र कर सकते हैं। तो क्वाड का ये रहा, मुझे लग रहा है कि क्वाड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, आपने ये चीजें समझ ली है। ठीक है, अच्छा आप बताइएगा क्वाड का जो है, क्वाड का जो है क्या क्या सर मतलब कह सकते हैं कि सर फायदे एक कह सकते ये हैं। सर एक डाउट ये था कि क्वाड का ऑब्जेक्टिव में ये है क्या, मल्टीपोलर वर्ल्ड इस्टेब्लिश करना, जबकि यूएसए तो यूनिपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करता है। देखिए मल्टीपोलर का नहीं है, देखिए तो कहने का कैसे मतलब बैलेंस करेंगे सर हम लोग क्वाड में रह देखिए के अपने मल्टीपोलर वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को? क्या क्या जिस संस्था में रहते हैं उस सारे संस्था का आप ये कर पाते हैं, सारी चीज मैनेज कर पाते हैं। आप ब्रिक्स में हैं, ब्रिक्स में क्वाड को चाइना है। मैनेज करने के लिए यस ब्रिक्स है। सर, चाइना है, क्या रसिया चाइना है। चाइना के सारे चीजों को, जी मल्टीपोलर का देखिए कॉन्सेप्ट नहीं है क्वाड बैलेंस में। बैलेंस बना के आपको चलना होता है। आप एससीओ की बात करते हैं, एससीओ में जाते हैं, एससीओ में पाकिस्तान है, तो क्या पाकिस्तान आतंकवाद है, को खत्म चाइना करने है का सर। अवधारणा लगता है? एससीओ का भी हम लोग बात करेंगे कुछ देर में अभी। ठीक है, तो आप नहीं कह सकते जिस संस्था में जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्वाड जब बना था तो क्वाड का मोटो कुछ और था। देखिए क्वाड का ये नहीं है कि वैश्विक स्तर पर क्या करना, वैश्विक स्तर पर बस इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का निर्माण काउंटर करना करना। है इसको इंडो पैसिफिक में। इसका मेन मकसद जो है वही कि इंडो पैसिफिक कहा जाता है, लेकिन घुमा फिरा के नहीं, सीधे बोले तो चाइना चाइना को क्या करना, काउंटर करना। और चाइना के कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे बीआरआई प्रोजेक्ट हो, इसके माध्यम से, या फिर स्टिंग पॉलिसी है जो जो इसका, उसके माध्यम से क्या करना है, इसका यस सर। काउंटर करना ही क्या है चाइना का मेन कह सकते हैं कि मकसद रहा है स्क्वाड जो भी मेंबर है वो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज भी होता है, मालाबार का आपने नाम सुना होगा, मालाबार। तो मालाबार एक्सरसाइज भी होता है। क्वाड पे एक और इंडिया का हमेशा से पक्ष रहा है कि क्वाड को मिलिटराइज नहीं करना चाहता है इंडिया। और चूंकि चाइना का जो एक नोशन है क्वाड के बारे में कि ये एशियन नेटो है, उसको सपोर्ट नेटो मिल है जाएगा कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको मिलिट्री सपोर्ट दे देंगे तो ये देखिए वाला इस कहने का पे। मतलब है कि कहने का मतलब है कि देखिए चाइना आप कह रहे हैं कि भारत चाहता है कि कभी ये मिलिट्री इसमें सम्मिलित नहीं हो। देखिए होता एक्चुअल क्या है कि क्वाड जो है ना, कह सकते हैं कि क्वाड जब बना था तो कह सकते हैं कि अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल क्या था, ये ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में चल के 2007-8 के बाद से फॉर्मल हुआ, लेकिन आज भी क्वाड के पास जो है यूएन की तरह क्या है, यूएन की तरह, यूरोपीय यूनियन की तरह ना इसके पास सेक्रेटरीट सचिवालय है, नहीं। सेक्रेटरीट भी नहीं है इसके पास, नहीं ना कोई इसकी संस्था है जो काम करे डायरेक्ट। तो ये क्या है, केवल क्वाड जो है एक हमारे कह सकते हैं कि अवधारणा एक तरह से अभी बन के रह गया है, क्योंकि ना इसके पास कोई अपना मुख्यालय काफी कह सकते हैं, कमजोर ना सचिवालय कह सकते हैं, इसके पास काफी कुछ नहीं कमजोर है। ऑर्गेनाइजेशन है सर। ठीक है, बाध्यकारी तो भी अब नहीं चाइना है। इसको कहता है कि एशियन नेटो के रूप में चाइना इसको क्या करता है, मतलब कि कह के मतलब कि ये इसको करता है कि एशियन नेटो है, क्योंकि नेटो का काम क्या है, सर वो तो मिलिट्री प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन हो गया करना। ना, ये तो मिलिट्री मिलिट्री वाला काम ही नहीं करता करता। है सर, मेंबर भारत को। हरदम इसका नाटो का विरोध काम करता किसी है। एक का क्योंकि मतलब सबका। चाइना एग्जैजरेट करके वो शो करता है इसको। म्यूचुअल तो डिफेंस। भारत जो है इसके फेवर में भारत नहीं है, भारत नहीं चाहता है। लेकिन देखिए भारत नहीं चाहता है तो अभी नाटो का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, जैसे कि आगे हम लोग चलेंगे जब हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड, जब देखते हैं कि आगे की राह जो है, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि नाटो में और क्या किया जा सकता है। तो ठीक है, तो इसको हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि नाटो के पॉजिटिव जो इंपैक्ट है, पॉजिटिव जो है क्या क्या पॉइंट्स है, कोई हमको हैंड रेस करके 4-5 पॉइंट्स हमको नाटो को बताइए। जो मैं ये नहीं कर रहा हूं, भारत के मकसद से ही मैं पूछ रहा हूं आपसे कि भारत के मकसद जो है क्वाड में जो है भारत का जो है क्वाड के लिए पॉजिटिव क्या है। रवि राज जो हैंड रेस की है बताइए। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं एक बार? मैं कह रहा था कि क्वाड जो है, ये क्वाड का भारत पे पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहा है, मतलब भारत के फायदे क्यों है क्वाड के। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देता है, भारत के चीन के खिलाफ सामरिक संतुलन कायम करता है, भारत की सैन्य क्षमता में वृद्धि करेगा, क्या 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 कह रहे और हैं भारत तकनीकी के, आर्थिक सैन्य क्षमता में वृद्धि और तकनीकी आर्थिक सहयोग से जापान और मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ हमारा तालमेल बनेगा। हाँ तकनीकी कुछ कुछ सहयोग ना करेंगे। अच्छा पॉइंट बोलिए, केवल तकनीकी कुछ एक सहयोग। पॉइंट बोलने से नहीं होगा। इतना आपदाओं देर में से आपने एक पॉइंट सही बोला था, जो आपने कहा था कि उसके एक्ट प्रोजेक्ट ईस्ट जो है, पॉलिसी। सीधे से कहिए ना, घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई ट्रेड सप्लाई चेन्स। हाँ बिल्कुल, तकनीकी और आर्थिक सहयोग जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह। एक्सपोर्ट एक्सपांशन। हाँ बिल्कुल। देखिए अब ग्लोबल मोटी हेल्थ आप कहिएगा, समुद्री सुरक्षा, सर्वेलेंस डिजास्टर में इन द मल्टीपोलर डिप्लोमेसी। देखिए आप तो कहिएगा तो आपको पता है कि सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि चाइना को काउंटर कर रहा है। ठीक यस है, सर। अब चाइना के काउंटर कर रहा है तो इसमें अगर सब पॉइंट्स बनाना चाहे तो किससे फायदा है हमको, बीआरआई। ठीक है, बीआरआई प्रोजेक्ट जो उसका लगातार बढ़ रहा है, उसको क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, रुक लगा सकता है इस पे, या फिर इसको क्या कर सकता है, प्रभावहीन कर सकता है।
दूसरा चीज स्ट्रिंग पॉलिसी की बात करते हैं। स्ट्रिंग पॉलिसी जैसे कि मतलब कह सर सकते हैं एक मोतियों की माला, कि आसपास के पड़ोसी देशों को जोड़ के किसी दूसरे देश को क्या करना, मतलब कि कमजोर करना, या फिर कह सकते हैं उस पर दबाव बनाने की कोशिश करना। ये क्या होगा, भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में भारत के ट्रेड को भी क्या करेगा, ये इनहांस बढ़ाएगा। करेंगे। क्योंकि सर थोड़ा इंडो सा पैसिफिक जो एक रेंज डाउट है था। किसके लिए है, नहीं कंप्लीट हेडक्वार्टर्स पहले कर लीजिए, उसके बाद से आप पूछते रहिएगा। तीसरा चीज है आपका कि जो भी आपके इसमें मेंबर्स है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अरे जापान हो गया, डेमोक्रेटिक तो कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया है। के साथ आपको बात चल रहा है, ट्रेड जो है भारत का लगातार बढ़ा है क्वाड के कारण ही। जापान के साथ रिलेशन जो है लगातार सुधार हुआ है, और ये भारत के लिए क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव है। और कोई पॉजिटिव पॉइंट बताइए जो डायरेक्ट पॉजिटिव हो। कहने के लिए बहुत सारी पॉइंट हो सकती हैं। सर समुद्री सुरक्षा को बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्षेत्र में प्रोवाइड इसका करता है सर। सहयोग बढ़ा और जब आपूर्ति श्रृंखला को लाभ मिलेगा। जब वियतनाम में यागी साइक्लोन आया था तो $4 मिलियन का फंड दिया गया था डिजास्टर डिजास्टर के द्वारा। में, हाँ कह सकते हैं कि आपदा के समय क्या कर सकता है, एक तरह से हेल्प कर सकता है। मेरा मकसद नहीं कि सब फिर कुछ बताना है आपको, वैज्ञानिक लेकिन आपको सहयोग समझ में आ जाना चाहिए कि क्वाड का जो है क्या मतलब कि ये रहा है। अब बताइए कि क्वाड सैनिक का सहयोग, चैलेंजेस जो है बार एक्सरसाइज, उसको भी तो कम चैलेंज कर सर, भारत के एक है परिप्रेक्ष्य कि में, ये भारत के परिप्रेक्ष्य इंस्टीट्यूशनल में नहीं है। भारत चाइना पर बहुत अधिक निर्भर है सर। तो सर अमितेश कंट्रोल कर हैंड रेज सकता है। कर रहे हैं, चलिए में उनको स्मूथ बोलने दीजिए, ट्रेड कोई था। नहीं बोलेगा। अमितेश हैंड रेज कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, चलिए बताइए। तो पहला तो ये है कि ये इंस्टीट्यूशनल नहीं है, मतलब जैसा आपने बताया हेडक्वार्टर नहीं है अभी कोई। दूसरी बात है कि सर ये तो मतलब कैसे कहीं ना भारत के कहीं। लिए क्या मतलब चैलेंज होगा इसके लिए, वो तो क्वाड का चैलेंज हो गया ना। चाइना और यस यूएसए सर। को बैलेंस करना। तो सर ये हेडक्वार्टर नहीं है तो उससे इसकी मतलब बैठकें कभी नियमित नहीं हो पाती हैं, हाँ ठीक और है, इस वजह से मतलब शिखर रशिया इज सम्मेलन नहीं हो नियमित पाते हैं। नियमित में सबमिट नहीं हो पाता है। चलिए ठीक है, अगला। यस सर। और रशिया जो है दूसरा वो है कि सर क्रूशियल है भारत इंटरफेरेंस। चूंकि एक मतलब जो भी देश है सबके अलग हित हैं सर इसमें। भारत का चूंकि चाइना के प्रति एक है, और दूसरा इसमें जो अमेरिका है उसको अपने वैश्विक व्यापार को लेके मतलब। आप ये कह सकते हैं कि चाइना के साथ जो ट्रेड है भारत का क्या है, अच्छा खासा है। भले ट्रेड यस डेफिसिट सर। रहा है, लेकिन भारत का यस चीन के सर। एक बड़ा व्यापारिक भागीदार है चीन। तो हो सकता यस। है कि इनके बीच में क्या हो सकता है, ट्रेड प्रभावित हो सकता है। चलिए वैलिड यस सर। पॉइंट है, अगला बोलिए। सर और बैलेंस मेंटेन करना यूएसए और रशिया के बीच में इंडिया के लिए। हाँ एग्जैक्टली, मतलब जो हाँ नाटो का जो ये क्योंकि चाइना के करीब कौन है, रशिया है। ठीक है, और उधर देखिएगा तो चाइना जो रसिया के ऑपोजिट कौन है, यूएसए है। तो एक तरह से यहाँ बैलेंस बनाना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सर जाता एक है। और चीज है कि सर इंडिया ब्रिक्स और एशियो जैसे संगठन में है, जो कि मतलब जिसमें चाइना भी है। और इसे चूंकि ठीक उस मतलब इसे चाइना का एंटी माना जा रहा है, जैसे हाँ, एशियन कहने का नाटो मतलब कि कहा जिस जाता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में चाइना है ऑलरेडी पहले से, हो सकता है वो यस संगठन सर। भारत के लिए क्या हो सकता है, थोड़ा सा प्रभावहीन हो सकता है, या फिर उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, और कोई यस पॉइंट। सर। सर भू राजनीतिक तनाव को कम करने में। आप लोग ऐसे बोलते हैं वर्ड कि हम भी खुद डर जाते हैं, एकदम मीन्स सर वाला जैसे टर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, इंडिया बहुत सफर हुआ था जब नाटोज का विड्रॉवल हुआ था अफगानिस्तान से। तो तालिबान जैसी चीजें जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो हम। चैलेंजेस समझ में तो आ गए ना। अब जी हमको जी। बताइए कि यस। नाटो का वे फॉरवर्ड जो कह सकते हैं, आगे की राह। आपसे मैं पूछ रहा हूं, सपोज करिए आप इंटरव्यू में बैठे हैं, हम बोलेंगे कि नाटो को और सॉरी नाटो कह रहे हैं, क्वाड को और आपको कह सकते हैं कि और इफेक्टिव बनाने के लिए, क्वाड को और मतलब बेहतर बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं कि क्वाड में और क्या किया जा सकता है। सर सर इसका आपके एक सुझाव। फ्रेमवर्क जो है, परमानेंट इसको एक हेडक्वार्टर्स तो होना संस्थागत चाहिए। बनाना पहले। पहले तो मैंने कहा था कि हैंड रेस करके बोलिए, तो सर वो पहले हैंड रेस आप बहुत दोबारा। देर से है, एक बार कंप्लीट बहुत करेंगे देर हम। से होता है सर। हाँ यही दिक्कत है कि मैं नाम पहले बाद में देखता हूँ, फिर यही परमानेंटली दिक्कत हो जाता है। और बैठकें देख रही नियमित कब से होनी हैंड चाहिए रेस है, सर। और अभी मैं बोले हेड जा रहा था। क्वार्टर सर बनाना चाहिए पहले सर। ठीक है, कहने का आपसी मतलब कि इसका सहयोग। एक बिल्डिंग बिल्डिंग होना चाहिए, सिंपल सी भाषा सर में। हेड अपना चलिए होना और चाहिए। यस सर। नियमित बैठकें बैठक होना नियमित होनी चाहिए। चाहिए पारिक सर। संस्था जो बनाना अगला चाहिए। स्टेप के लिए सर सर सैन्य एक बार आप सहायता अलाउ की। कीजिएगा तो हम बोलेंगे, ठीक। एक काम करिए, जिनको बोलना है पहले बोलिए, ठीक है। मैं उस और जो बोल देंगे उस पर रुक जाना है सबको। ठीक है, पहले जो बोलेंगे उसके बाद से रुक जाना है। चलिए बोलिए कोई। सर क्वाड को एक औपचारिक हाँ संस्था बनाना होगा। और ठीक। सर एशियन कंट्री है जितने भी, उन्हें कुछ कंट्री को क्वाड में शामिल करना चाहिए सर। एक्सटेंशन ऑफ क्वाड कह सकते हैं कि क्वाड को और क्या करना चाहिए हमको, मतलब बढ़ाना चाहिए, फैलाना चाहिए। जो भी इंडो पैसिफिक के आसपास के जो भी देश है उनको हमको क्या करना है, इंक्लूड, बड़ा और सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ध्यान ये और न सुरक्षा छूटे। से स्पष्ट सर इरादों सुरक्षा का से संचार परे करना क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाना चाहिए सर, हाँ जैसे बिल्कुल। स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु परिवर्तन। हाँ ठीक है, कहने का मतलब इसका जो मकसद है उसमें और क्या करना चाहिए, उसको एक्सटेंड करना चाहिए, ये इंक्लूड कहना करना चाह रहे हैं। चाहिए। और जो नियमित कहते हैं बैठकें ग्लोबल आयोजित ग्लोबल करना। प्रॉब्लम्स है। यस सर। चलिए, और कोई? और कोऑर्डिनेट जो भी चाइना सर स्ट्रेटजी। नियमित बैठकें आयोजित करना। सर हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि बाध्यकारी इसकी निर्णय नियमित सर, बैठकें होनी चाहिए। और बाध्यकारी निर्णय। साथ सहयोग और reduce संवाद। the dependence on the China, for example, in the field of semiconductor, critical minerals, pharma, electronics, and जो expansion है वो होना चाहिए। क्वाड को एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए और इसका जो डोमेन है वो बढ़ना चाहिए। डोमेन फॉर एग्जांपल उसको अपनी सिक्योरिटी वगैरह पे काम करना चाहिए, क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उन पे काम करना चाहिए और टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहिए। अगर डोमेन बढ़ाया तो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है उसको मिल सकता है। आप ये एक और सर एक पॉइंट थोड़ा ऐड सा कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग मुझे है लग रहा है क्वाड के कि रिगार्डिंग मेरा। इसका जो इकोनॉमिक जो इसका ये सेक्टर है ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक अलग से क्या कर सकते हैं, हम इसका फ्रेमवर्क संसाधन बना सकते हैं। संबंधी आईपीएफ का जी नाम आपने सुना होगा, आईपीएफ जो चर्चा में था। ठीक है, तो उस तरह से हमको इकोनॉमिक चीजों को मैनेज करने के लिए, ट्रेड को मैनेज करने के लिए, ट्रेड को इंक्लूड करके ट्रेड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि पता है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है किस लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में आप कह सकते हैं कि ट्रेड के लिए, व्यापार क्या है, ये मार्ग है, एक तरह से ट्रेड रूट है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रेड रूट है तो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ चीजें हैं। ठीक है, तो क्यों ना उसके लिए क्या करें, हम कुछ वैसा गठन करें जो ट्रेड को क्या कर सकता है, मतलब कि नियंत्रित कर सकता है या फिर कह सकते हैं कंट्रोल कर सकता है। और क्या कह रहे थे आप लोग? सर एक सर मेरा ये तो लागू कर सकते हैं ना सर, फ्री ट्रेड हाँ एग्रीमेंट वही आपस वही में। आईपीएफ की मैं बात कर रहा था कि आईपीएफ को क्या कर सकते हैं, हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताइए। सर एक्चुअली जो क्वाड का जो वो गोल है, अल्टीमेट गोल है कि चाइना को काउंटर करना है, ठीक है सर। सर एक तो इसका गोल ही मतलब गलत है एक तरीके का, क्योंकि काउंटर करने से मतलब इंडो पैसिफिक रीजन को में काउंटर करना है, बट एक तरीके से उसका ट्रेड वाला एंगल देखा जाए, यूएस खुद उससे ट्रेड करता है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा उसका ट्रेड देखिए डेफिसिट भी है वो उसके गोल साथ। बन चुका है, वो गोल एक्चुअल था नहीं, गोल बना इज था द तो। रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल फिनोमेना, तो उसकी जो इतिहास रही है उसकी वो वजह से गोल उसका गोल बना है। गोल बन चुका है, क्योंकि वो उस तरह से कर रहा है ना, तो काउंटर सर करने के तो लिए उसका चीजें चाहिए ना। ऐसा गोल ही है कि वो फेल होना ही तय है ना क्वाड का, एक तरीके ऐसा से नहीं देखा जाए बोलना तो। नहीं नहीं है। नहीं, तो जैसे सर ऐसा भी एक तो हो सकता है ना सबसे कि गोल, कमजोर अगर एंगल गोल उसका आपका है गलत, ऑस्ट्रेलिया है सर। गोल आपका ऑस्ट्रेलिया जब जो गलत हो, गोल ही गलत हो तो गोल को फेल करना क्या गलत है? तो एक ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसका जो मेंबर है क्वाड का, सबसे कमजोर एंगल तो वो है। एक क्यों? उसके 2-3 पोर्ट्स वगैरह हैं वो जो चाइना लीज पे लिया था उसका, ठीक है। वही वही कह फिर रहे हैं भी कि इसीलिए तो पहले भी धमकी दिया था, जब 7-8 की जब बात आई थी तो उस समय भी 9 के आसपास ऑस्ट्रेलिया को कहा गया था। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया था, क्योंकि उस समय उसकी स्थिति वैसी नहीं थी। अभी ठीक है, तो हमने वो चैलेंजेस में चाइना तो पे बात किया है। डिपेंडेंट है ना सर, क्योंकि उसको दिख रहा है कि हमारे साथ वो यूएस तो उतना दूर से आने वाला नहीं है उसका हेल्प करने के लिए, और ना ही न्यूक्लियर से डिपेंडेंट तो भारत भी एक तरह से है। क्या सर? डिपेंडेंट तो भारत भी है। सर वो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था ना कि एक न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह मतलब वो यूएस वगैरह दे, बट हाँ वैसा कह कुछ सकते हैं डील भी कि नहीं हो पा कह रहा सकते है। हैं कि एक चैलेंजेस है ये, मैं वही कह ये रहा हूँ कि एक काफी तरह बड़ा से चैलेंज है चैलेंज सर, है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो काफी हाँ कमजोर कंट्री है मतलब मैंने इस मैंने पहले भी क्वाड इसका ग्रुप जिक्र का। किया था, चैलेंजेस में मैंने जिक्र किया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक तरह से चाइना से जुड़ाव रहा है उसका, तो उसके लिए क्या हम्म। हो सकता है कि निगेटिव पॉइंट हो तो सकता सबसे है, पहले इसका चैलेंजेस है मेंबरशिप में इसके। ही थोड़ा सा वो है, दोष है, मतलब अगर मेंबरशिप वगैरह में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया जाए और भी लेकिन काफी की ओवरऑल कंट्रीज को मतलब इंक्लूड नहीं, किया जाए, तब लेकिन जाके सर इसका कुछ रेलेवेंस समझ में आएगा सर। सर लेकिन गोल जो है ओवरऑल अगर देखा जाए, हर कंट्री जो है कहीं ना कहीं चाइना को अपना ये मान रहा है, चाइना के पॉलिसी से सहमत नहीं है। इवन ऑस्ट्रेलिया भी, भले वो मैंने चाइना के मैंने सपोर्ट पे कुछ। एक ही वर्ड में जवाब दे दिया, मुझे लग रहा है इस पर डिस्कशन करने की जरूरत है। मेरा ये कहना है कि जब आपका गोल ही गलत है तो गोल को काउंटर करना गलत नहीं है। समझ सही रहे हैं? बात है। पड़ोसी देशों को आप ऋण दे रहे हैं, वो मकसद ऋण देने का आपका हेल्प हम्म, करना नहीं है, उनको क्या ये करना, सर अपने डेप्थ जाल में ट्रैप की फंसाना। पॉलिसी है सर तो उसकी। तो आपका सर मोटो ही, आप कह सकते हैं कि आपका गोल ही गलत और है, तो गोल को काउंटर करना कोई गलत नहीं है। इसके मेंबरशिप से भी तो सर पता चल रहा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस, चारों कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के पॉलिसी से सहमत नहीं है। तो इसका मेन एम तो वही होगा कि हमेशा कि काउंटर चाइना पॉलिसी। एग्जैक्टली चाइना को काउंटर करने के लिए ही क्वाड बनाया गया था। वही वही। जी सर। मतलब क्वाड चलिए, को ये भी कहा जाता है हमको लग रहा है कि ग्रुप अब ऑफ इसको लाइक डाउट है। कंट्रीज।
आप हाँ डाउट पूछ लीजिए, लेकिन इस बहस के मुद्दे को थोड़ा सा क्लोज करते हैं, नहीं तो सर नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारा वाली हाल ही में सर एपेक का बैठक हुआ था, तो वहां पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बताए थे कि भारत को साइड करके एक न्यू क्वाड बनाएंगे जिसमें फिलीपींस को शामिल करेंगे। तो अब इंडिया हाँ के लिए क्या रिलीवेंस रह गया है यही क्वाड तो का? देखिए क्वेश्चन मेरा भी कहे पूछना थे, था लेकिन सर। इतना जरूरी नहीं है कहने के। डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अगले दिन कुछ और कहने लगते हैं ना। सर जैसे कि क्वाड का रिप्लेसमेंट एक ऑकस भी है, हाँ यस बिल्कुल, सर। ऑकस ऑकस हो सकता है रिप्लेसमेंट इसका। तो उस लेकिन समय लेकिन जो आपने पहले डाउट जो पूछा कि कह रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि भारत को हटा के उसमें हम, एक कह सकते हैं कि न्यू क्वाड का हम फॉर्मेशन एक तरह से करेंगे। तो कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प का बयान को हम सीरियसली नहीं लेते हैं कभी, सर क्योंकि तो आज वो इसको कुछ और इंटरव्यू में कहेंगे। कैसे प्रेजेंट करना होगा सर? तो क्या पूछा ऐसे जाएगा तो तो नहीं बोल देंगे ना कि डोनाल्ड सर ट्रम्प को सीरियस इंडिया नहीं, इंडिया आप की रिलीवेंस क्या कहने है का अब मतलब क्वाड कि में? कहने का मतलब बयान देने में और इम्प्लीमेंट करने में अंतर होता है। तो इसको आपको कहा जाता है कि हम इसको तो बैन कर देंगे, बैन कर देंगे, बैन करते नहीं आप। सर ऑकस तो सबसे क्या रिलेवेंट है ऑकस आपका? रिप्लेसमेंट कैसे हुआ सर क्वाड का, ये बताइए जो रिप्लेसमेंट बोला। नहीं हुआ, उधर तो ऑस्ट्रेलिया है फिर। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया सर है, वही यूएसए का रिप्लेसमेंट वहां वर्ड रिलेशन का हुआ था, कैसे लेकिन आ सकता है? रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि उधर क्या है आपका, उधर कंट्री वैसे वो दिख रहा है, देखिए और ऑस्ट्रेलिया ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। तो ये लग रहा है कि रिलेशन बढ़िया करने के लिए, जैसे कि हमने बात ही किया था ना कि चाइना से रिलेशन जो ऑस्ट्रेलिया का बेहतर है, तो इन्होंने उस पक्ष को लेकर वो बात बोला, लेकिन रिप्लेसमेंट आप नहीं कर सकते हैं। अब बात रहा डोनाल्ड ट्रंप का, आपका कह सकते हैं कि आपको काउंटर करने का, तो काउंटर करने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सारी चीजें कहते हैं। अमेरिका का एक ही मकसद है, आपने देखा होगा कि अमेरिका पता है किसी का दोस्त नहीं है। कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी जो हमारा होता है, लोग कहते हैं इसमें कोई मित्र और कोई दुश्मन नहीं होता है। ठीक है, और कह सकते हैं रियल फॉरेन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करता है अमेरिका ही। इसका कोई ठीक नहीं है। ये अपने हित साधने के लिए आज आज मोदी के बर्थडे का क्या करेंगे, विश करेंगे, और अगले दिन भारत के लिए क्या कौन सा टैरिफ लग जाएगा भारत पे, इस पे कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो खाली मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत को भी इस पे क्या करना चाहिए, एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। आप इस पे ये जवाब दे सकते हैं कि भारत को बैलेंस बना के रखना चाहिए कि हम चाइना को क्या कर सकते हैं। चाइना को हम कह सकते हैं कि हम छोड़ नहीं सकते, चाइना को बाइकआउट नहीं कर सकते चाइना को। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हम देशों के बीच में क्या कर सकते हैं, संबंध को बैलेंस बना के रख सकते हैं ना, कि अमेरिका के साथ भी हमारा संबंध रहे और चीन के साथ भी संबंध रहे। तो अब किसी देश को बाइकआउट करना ये हमारा क्या है, मकसद नहीं होता है। ठीक है, अगर हम क्वाड में हैं तो क्वाड का पर्पस ठीक है, लेकिन हमारे चाइना के साथ संबंध भी हमारा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सर एक और ठीक हॉट है, तो आप टॉपिक ये चल रहा है चाइना के साथ कि अभी चाइना जो है फिर से अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करते हुए, मतलब वहां के एक टूरिस्ट गई हुई थी इंडिया से जो अरुणाचल प्रदेश हाँ की ही थी, तो वहां एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा हुआ था सीन कि वहां पे बोल दिया गया था ये तो हमारा कंट्री है, हमारे जी कंट्री का जी पार्ट है तो अरुणाचल बोला प्रदेश। ही गया था। तो देखिए वो बातें अलग है, बहुत सारी बातें बयान सर तो चलता रहता ऐसा है, कुछ उसमें भी क्या कहते हैं क्वेश्चन कि पूछा जा सकता है क्या कि अरुणाचल प्रदेश का जो थिंकिंग है और चाइना को लेकर ऐसा कुछ, मतलब पॉलिटिकल देखिए टाइप का, जियो बयान तो पॉलिटिकल टाइप लगातार का? आते रहते हैं, तो अब फाइव क्वेश्चन पूछने फिंगर्स के लिए ऑफ फाइव फिंगर्स अगर ऑफ उस पाम जो चाइना का है पॉलिसी चाइना की सर। पॉलिसी, हाँ। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो पूछने के लिए आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। वो तो कह रहा है कि हमारा देश का पार्ट है, ये कई बार बोला, आज भी बोल रहा है, वो बहुत दिनों से बोलता रहा है वो। ठीक है, तो आप उस पे क्वेश्चन का अगर सर कुछ जो पूछा जाता है कुछ समय, ये उस समय सर सर चर्चा में आता है। स्टेपल जो वीजा सर देता यूएस है। का अभी पॉलिसी है मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए मतलब लॉस साबित हो रहा है इंडिया का, या फिर क्या है सर इसका? अब देखिए, आप सिंपल सी बात है कि अब टॉपिक से डेविएट मत होइए। ऐसे ही हुआ था पिछले वीक में, और लगातार हम लोग इधर से उधर लगातार चलते रहे थे। ठीक है, तो हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जो भी डाउट होगा हम टॉपिक पे संडे ही को रहते डिस्कस हैं, ज्यादा सही रहेगा। टॉपिक पे रहते हैं, हम्म। क्योंकि 8 बजे 8:15 क्योंकि हम यही देखे थे। ऐसे ही करते करते पिछली बार हम लोग पूरा इलेक्शन पे आ गए थे। ठीक है, और आरजेडी बीजेपी वाला बात चला गया था, तो इसीलिए हम थोड़ा सा, हमको मेरा मकसद ये है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो इंटरव्यू वाले लोग हैं, क्या होगा कि आपका जो हम 7-8 संगठन रखे हैं ना, वहां पे जाके आपको कह सकते हैं हिस्ट्री नहीं लिखना है आपको जाके। ठीक है, टू दी पॉइंट बात करेंगे, फिर आगे कोई कह रहे हैं सर डिस्ट्रक्टिव सेशन हो गया था, और होना भी है। अगर बातें चलेगी तो इधर से बातें चलेगी, फिर उधर से बातें चलेगी, चाइना सही में सही है, भारत के लिए बढ़िया है क्या सर, रियल भारत में के लिए बढ़िया, बहुत सारे टॉपिक निकल के आ जाएंगे, तो पता चलेगा कि हम जो अपना टारगेट लेके चले हैं वो हमारा टारगेट भी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चीजें दिक्कत कर देगी। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा अब यहीं पर क्लोज करते हैं। मुझे लग रहा है कि क्वाड और G20 जो है, ये क्या हो गया, आपको लगभग समझ में थोड़ा बहुत क्या अच्छे खासा समझ में आ गया, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो अच्छा खासा जवाब दे दीजिएगा। एससीओ का जो समिट हुआ था अभी हाल फिलहाल में, एससीओ सर समिट इसका कहाँ हुआ था, लास्ट कोई और बताएगा? बता देते हैं। यानवेन चाइना। कजाकिस्तान। सर क्वाड वाला का लास्ट चाइना में एक का समिट है। बता देते थोड़ा। क्या कह रहे क्या रहे, दोबारा रिपीट करिए। सर बोल रहे हैं कि फिलीपींस के शामिल करने के बाद क्वाड का इंडिया के में का रिलेवेंस है अभी प्रेजेंट टाइम में कि नहीं, इसका एक आंसर बता देते हैं। फिलीपींस शामिल हो चुका है क्वाड में।
स्क्वाड बना है सर, उसको स्क्वाड बोलते हैं, जिसमें स्क्वाड स्क्वाड हुआ बना हुआ है, कलर स्क्वाड नहीं है, बना उसको एग्जैक्ट क्वाड इंडिया के को अभी 4 छोड़ ही मेंबर करके है। फिलीपींस को ठीक है, लिया तो है, हमने उसको इसके वे स्पेशली फॉरवर्ड में हमने बात साउथ किया था चाइना कि सी में, एक्सटेंशन ऑफ क्वाड, स्पेशली साउथ एक्सटेंशन चाइना ऑफ सी के क्वाड हो लिए है। जाएगा, हो सकता है, होगा तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टू दी पॉइंट ही चलते हैं। चलिए एससीओ के बारे में बताइए कि एससीओ का समिट कहाँ पे हुआ था लास्ट वाला, और कब हुआ था? सितंबर 2025, तियानजिन, चाइना। हाँ बिल्कुल सही, सितंबर 2025, 1 सितंबर के आसपास शायद हुआ था, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 2025 में ही हुआ था, तियानवे चाइना में हुआ था। अच्छा बताइए, ये एससीओ जो है कब से स्टार्ट हुआ? एससीओ कब से माना जाता है फॉर्मेशन इसका? 2001। संघाई 2001। संघाई 5 से 2001 1996 ठीक है, से लेकिन समूह 2001 से पहले भी कुछ था। सर 1996 में 1996 संघाई में 5 संघाई 5 से संघाई 5 से संघाई 5 से हम लोग चल स्टार्ट किए। संघाई 5 में कौन कौन से कंट्री थे? रूस, चीन, चीन, ताजिकिस्तान, रसिया ईरान, चाइना कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और रसिया, चीन, तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान तजिकिस्तान किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, 5 मेंबर हो गए ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए उज्बेकिस्तान आपको सारी मिलने चीजें के मैं बाद वो साथ में एससीओ चल रहा बना। हूँ। एक्सेप्ट तो पांच तुर्कमेनिस्तान। हो गया ना, तो ये क्या हो गया? G5 हो गया। छठा मेंबर कौन था, कोई बताएगा? उज्बेकिस्तान था। उज्बेकिस्तान। ठीक है, 7वां और 8वां मेंबर भारत इंडिया और और भारत पाकिस्तान। 2017 भारत और में, भारत और पाकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान। कब? 2017 में सर। 2017 में सर। कितने मेंबर हो गए? मैलेगा मैं बार समिट। बार इसलिए मैं एक ही बार नहीं बोला कि मेंबर कितने हैं, मैंने एससीओ का नहीं बोला क्योंकि कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है, तो इसीलिए मैं शुरुआत से मैं स्टार्ट किया हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट तक क्या करूँ, इसको पता चल जाए आपको कितने कितने मेंबर हो गए टोटल। 8 हो गए। 9th मेंबर ईरान। ईरान ईरान। ईरान 2019 में 23 में 21 में शायद 2021। 23 में ये हुआ था इसका पूरा क्लियर। मतलब कि 21 से चल गया था उसका, मतलब कि चलने लगा था, 23 में क्लियर होता और नहीं सर अंतिम 2023 में ईरान जुड़ा। 24 में जुड़ा था बेलारूस 23 में, आया। लेकिन 21 से प्रोसेस इसका चला था। जैसे अब होता है ना, कोई बेलारूस कंट्री जोड़ना सर। होता है तो बात में पहले से चलती है, तो चला था 21 से, आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि आपको बेलारूस 2024 कौन सा कंट्री है? 2024 में 10वां मेंबर है। टोटल एससीओ में मेंबर कितने हैं? 10। सर फिर ईरान का कब मानेंगे, 2021 या 2023? देखिए एग्जैक्ट हम लोग पढ़े थे 2023 सर। 21 ही था ईरान। 21 ही पढ़े हैं। 2021 में बोला गया था कि वो हम ऐड भी होगा, 21 बट बोल रहे हैं, लेकिन 2023 में कंफर्मेशन देखिए ये मिला चीज था। आप तैयारी ज्यादा दिन से कर रहे हैं ना, तो बातें बहुत दिन से चल रही है, इसीलिए आपको ईरान 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 दिख रहा है, लेकिन जहां तक कि मुझे याद है कि 21 में ही ईरान जुड़ा हुआ था। सर 21 में 23 में उसको फर्स्ट शामिल सेशन में करने की अटेंड किया बात था की वो, 21 में रही ईरान, थी, 24 में लेकिन बेलारूस। ऑफिशियली 4 जुलाई 2023 को ज्वाइन हुआ था। वही कह रहे हैं, सर। लेकिन 21 ही लोग मानता है, तो कहने वाले कहिएगा, सामने वाला तो समझ जाएंगे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 21 में प्रोसेस शुरू हुआ और ऑफिशियली कब हुआ, ऐड हो गया मेंबर के रूप में, 9th मेंबर के रूप में कब ऐड हो गया, 2023 में। और 2024 में कौन ऐड हुआ? बेलारूस। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 10 कंट्री हो गए आपके इसके एससीओ का। एससीओ के बारे में मैंने बात किया था कि एससीओ का मेन मकसद क्या होता है? काउंटर टेररिज्म को काउंटर करना सर। टेररिज्म को राजनीतिक कंट्रोल करना, स्थिरता साथ ही आर्थिक इसको संकट एक्सटेंड भी किया गया है कि हमारा जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वैश्विक यस राजनीति है, सर। उसको क्या करना, उसको सही करना, एक इसका मकसद है। साथ में बहुपक्षवाद कह सकते हैं, बहुपक्षवाद को हिंदी आर्थिक में इंग्लिश में क्या सहयोग, बोलेंगे? आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान हाँ, प्रदान, मल्टीलैटरलिज्म कह सकते हैं। ठीक है, उसके साथ बाजार हो गया, सहयोग, व्यापार हो गया, सहयोग हो गया, सुरक्षा हो गया, रीजनल सिक्योरिटी कह सकते हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा हो गया, सारी चीजों को ऐड किया गया। लेकिन अभी भी हम बात करें कि इनका मेन मकसद क्या है? आतंकवाद है। लेकिन मेन मकसद आतंकवाद है और इसमें आतंकवादी ही है, समझ रहे हैं ना? आतंकवादी विरोधी संगठन। सबसे बड़ा एससीओ के विफल होने का कारण यही है कि एससीओ के मेंबर कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान। यस सर। और आतंकवाद और के लिए वो सबसे बड़ा आतंकवाद का पोषण भी करता है कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक है, और इसमें एक चाइना कह सपोर्ट सकते हैं करता कि, है उसको सर। हाँ वही कह रहे हैं कि अब बताइए, अब चाइना क्या करता है? सपोर्ट करता है। चाइना कहता है कि नहीं, मतलब कि ठीक है पाकिस्तान, और जब आएंगे, जब कुछ होगा तो वहां पे वही चीजें चलने लगेंगी। और इसी के लिए एक संस्था बनी थी जिसका नाम था क्या? रैट्स। ठीक है, रैट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? क्षेत्रीय रीजनल आतंकवाद एंटी रोधी टेररिज्म संगठन। क्या, कोई बताइए तो। एंटी टेररिज्म स्क्वाड। रीजनल एंटी रीजनल टेररिज्म एंटी स्क्वाड। टेररिस्ट स्ट्रक्चर है सर। स्ट्रक्चर।
एक बार और बोलिए। रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड। एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। सर हिंदी हाँ में सुनिए ना, क्षेत्रीय रीजनल आतंकवाद क्षेत्रीय रोधी आतंकवाद संरचना। रोधी संरचना। आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी बताइए चलेगा। हाँ, क्षेत्रीय वाला हिंदी वाला सही है। क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना। चलिए, अच्छा तो देखिए, अगर कोई पूछे कि रेट्स का काम क्या है, तो रेट्स का भी वही काम है जो एससीओ का काम है। उसका एक क्या है, संस्था बना हुआ, उसके अंदर एक विंग है संस्था सर, बना यस हुआ है सर। जो क्या करना, उसी को क्या करता है, वो ऑपरेट करता है। किसके? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर होता है इसका फुल फॉर्म, रेट्स का। ठीक है, और इसीलिए बना है क्योंकि आपको कह सकते हैं आतंकवाद, जो भी हमारा ड्रग्स वगैरह का क्या होता है, स्मगलिंग होता है, उसको कंट्रोल करना, आतंकवाद को कंट्रोल करना, या फिर कह सकते हैं जो भी अवैध चीजें होती है उसको क्या करना, कंट्रोल करना, ही रेट्स का क्या है, काम है। हमने कहा कि एससीओ का समिट कहाँ हुआ था? चीन के टियानजिन। ठीक है, कोई हमको इसका थीम बताएगा इस बार का? नहीं पता। गूगल कर रहा है सब। अपहोल्डिंग शंघाई संघाई भावना को कायम रखना, एससीओ की गतिशीलता। 5G में भी इंटरनेट स्लो है। Upholding the Shanghai spirit, SCO on the move. वही तो है, सेम चीज, हिंदी है इंग्लिश। सर मैं भी गूगल करके बताता हूँ सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस एक आदमी सुन लिया, बस यही चाहिए था। ठीक है, कि संघाई भावना को कायम रखना, एससीओ की गति, इसका विषय है। हाँ, गति है, गतिशीलता कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका इंग्लिश थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि इंग्लिश का इंग्लिश एक्चुअल क्या है। शंघाई स्पिरिट। Upholding the Shanghai spirit, SCO on the move. हाँ, ये तो लिखा हुआ सब मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही रहा। अच्छा बताइए, तो एससीओ जो है, एससीओ की विफलता के क्या क्या रीजंस हैं? एससीओ की मतलब कि चुनौती, चैलेंजेस कह सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा पहला पाकिस्तान को हटाना पड़ेगा। राजीव रंजन बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। सर सबसे बड़ा चैलेंज तो डिफिनेशन ऑफ टेररिज्म है, क्योंकि एससीओ जो है, जो टेररिज्म को डिफाइन करता है होम ग्राउंड टेररिज्म, जबकि इंडिया डिफाइन करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही हुआ। दूसरा चैलेंज है इंडिया और पाकिस्तान का होना इसमें। और आगे चीन का प्रभुत्व, कमजोर सुरक्षा तंत्र। भारत और चीन के बीच में निर्णय बाधिकारी नहीं होते हैं। डोमिनेंस नेचर ऑफ चाइना। सबसे बड़ा दिक्कत एससीओ के साथ यही है ना, कि एससीओ को बैलेंस करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपको। असमान शक्ति संतुलन है इसके पास। हाँ, कि इसका संतुलन नहीं बन पाता है, क्योंकि कह सकते हैं कि उधर पाकिस्तान, उधर पाकिस्तान, इधर मेंबर्स आतंकवाद, के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ वही कह रहे हैं कि इधर पाकिस्तान, इधर आतंकवाद। ठीक है, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते हैं। ग्लोबल चीन का प्रभुत्व है। हाँ, और आप कह सकते हैं कि हाँ, चीन का प्रभुत्व भी है। चीन जो है अपने आप को क्या, या इस संस्था का क्या मानता है अपने आप को? चीन और रसिया दोनों। हाँ, चीन और रसिया दोनों। और चीन क्या करता है, सबसे बड़ी बात यह ना कि चीन पाकिस्तान को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जब भी आतंकवाद का वैश्विक मंच पे या फिर कहीं पे भी बातें चली है, एससीओ में बातें चली है, तो वहां पे क्या कर रहा है, बार बार चीन क्या करता है, देखिए, क्योंकि इसका कह सकते हैं एससीओ का जो है ना, ये कहता है कि आपके ग्राउंड पे टेररिज्म की बात करता है पहले ही। ठीक है, पहले मतलब स्टार्टिंग के इसका थीम यही था, और बाद में चल के लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए, भारत कहता है कि कहाँ से आ रहा है, दूसरे कंट्री से हमारा आतंकवाद आ रहा है। ठीक है, तो जिसको पाकिस्तान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यही सबसे बड़ा हमारा बैलेंस है कि देशों के साथ बैलेंस, संतुलन बनाना एक सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज है। आतंकवाद को नियंत्रित करना क्या है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ भी पाकिस्तान है। ठीक है, और कोई पॉइंट बताइए। और सर जैसे क्वाड को चाइना के अगेंस्ट माना जाता है, वैसे एससीओ को वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट माना जाता है। हाँ बिल्कुल, पश्चिमी जो भी देश हैं उसके कह सकते हैं कि हम लोग वो इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो उनको क्या माना जाता है, इसके क्या है, वो अपोजिट में है। ठीक है, अब आपका क्या एंटी वेस्ट है सर, ये इसका मतलब जो वेस्ट इसको एज ए एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखता है। सर और कुछ कंट्रीज में यूएस का और इन्फ्लुएंस इसके सर डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते हैं, मतलब बाध्यकारी नहीं होते जो भी निर्णय लिए जाते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी वीटो लगा सकता है सर। क्या कर सकता है? कोई भी वीटो लगा सकता है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो।
केवल ए, सिंगल हाँ ए, देखिए, और कंट्री एक के और वीटो लगाने से एक पूरी दुनिया चैलेंज में पास और हो हो जाता सकता है। है कि जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो सारे कंट्री एससीओ को उसको सपोर्ट करते हैं एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया, हाँ। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है। ठीक है। अच्छा, एक और बात देखिए ना, इसमें एक तरह से आप ये जो भी कंट्री है ना, इसमें लैंड बॉर्डर से सारे कंट्री क्या जुड़ते हैं एक दूसरे से क्या? जी नहीं सर। नहीं ऑलमोस्ट नहीं ऑलमोस्ट जुड़ते हैं ना, तो नहीं एक तरह नहीं से संपर्क, ऑलमोस्ट तो संपर्क कह जुड़ते हैं सकते हैं ना, सर। स्थलीय थोड़ा संपर्क कह सकते हैं इनका। एक तरह से नहीं, ये भी हाँ, कि लोग कहते हैं कि तरह का क्या है, एक तरह से चैलेंज है। और आज तक आतंकवाद का सॉल्यूशन एससीओ नहीं दे पाया। 2001 में फॉर्मेशन होने के बाद से ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कहने का मतलब आपको कुल मिला जुला के बातें यही आ रही है कि चैलेंज जो है आतंकवादी है एससीओ का, और मकसद भी क्या है, आतंकवादी है। आतंकवादी। ठीक है, आतंकवाद। तो मेरा मतलब ये है कि आपको किसी, अगर आपको लिखने के लिए दे दिया जाए, अगर मैं एससीओ पे लिखने के लिए दे दूं, तो आप नहीं कर सकते कि थोड़ा बहुत कंट्री का नाम लिख के आप इतने कंट्री हैं, कब कौन से स्टार्ट हुआ, एक फ्लो चार्ट बना के अगर लिखने में भी आए तो, या फिर आपसे पूछा भी जाए कि कब स्टार्ट किया गया, इसका मेन मकसद क्या है एससीओ का, क्या ये अभी विफल है कि सही है, मतलब कि सक्सेस है कि विफल है, तो डायरेक्ट आपको ये कि नहीं है विफल है ये। इसमें कोई सोचने वाली बात है, सरकार नहीं है कि सरकार की शिकायत नहीं करना है। ये संस्था अभी तक नहीं लगता है कि आतंकवाद पे भी थोड़ा भी कंट्रोल कर पाया है। ठीक है, क्योंकि ये बना 2001 में, और किस मंथ में बना था? सितंबर 15 जून जून को में। बना, 15 जून जून को। में। अच्छा, और 2011 में 2001 में घटना भी हुई थी, यस सर। हुई वर्ल्ड थी ना? 9/11 2008 में घटना हुई थी, यस सर। ताज अटैक। हुआ था ना? तो ये लग रहा है बनने के बाद ही ज्यादा घटनाएं हुई हैं। मतलब ये कहना नहीं है, मतलब मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि कहां तक सक्सेसफुल है ये संस्था आपको। ठीक है, कि मतलब सक्सेसफुल नहीं मान सकते इस संस्था को। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेरा मकसद यही था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको एक मोटा मोटी आइडिया देना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक मोटा मोटी बताना, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आपसे अगर कोई बहस करे, बहस नहीं कह सकते हैं, किसी भी डिबेट कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि एससीओ के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आप बात करने के लायक है ना? जी यस सर। सर। लायक है। जी सर। अगर आपसे G20 पे कोई बात करे, बात करने के लायक है ना? जी बिना जी सर। गूगल सर। करे। अगर क्वाड पे कोई बात करे, बात करने के लायक है, तो आप समझ लीजिए कि आप मेंस लिखने के भी लायक हैं और इंटरव्यू में जवाब देने के भी लायक हैं। ठीक है, अब उसमें घुस के हिस्ट्री में जाना, डिबेट करना कि ये ऐसा हो सकता है, हम ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम क्लियर करना है। सर इतना उतना भी फैक्चुअल डिबेट का पूछेगा कोई क्या कि कौन सा कंट्री कब ज्वाइन हुआ ये सब? फैक्चुअल नहीं नहीं, नहीं पूछेंगे, पूछेगा, लेकिन ओपिनियन। आपका तो एक बन रहा है ना, आपका एक दायित्व तो बन रहा है ना कि पूछा यस भी जा सर। सकता है, पूछ दिया तो। लास्ट वाला कंट्री सर पूछ दिया था मेन कोई, 2-3 10 ही कंट्री है तो पूछा भी जा सकता है, ज्यादा और रहता तो पूछा भी लास्ट जा नहीं वाला सकता है, तो क्योंकि पूछा ही जा सकता है सर, जो जो उस दिन रिसेंट है। मैंने पूछा था उसमें कितने फैक्चुअल प्रश्न वो लोग पूछे थे। ठीक है, आप तो नहीं पूछा जवाब ही दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको पता है, आप, अरे भाई, आपको तो केवल एक इंटरव्यू तो नहीं देना है ना। अगर आगे ऐसा हो सके तो आपने अगर भरा होगा, आपको उस तरह से सीट नहीं, पोस्ट नहीं मिला, तो आपको तो मेंस भी देना होगा, कोई एग्जाम भी देना होगा। तो मतलब उस मकसद से केवल मत पढ़िए कि हमको केवल इंटरव्यू में जाके पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। आपका नॉलेज इनरिच रहेगा ना, तो चीजों को जोड़ के, फैक्चुअल चीजों को समझा के, इस तरह से चीजों को मोड़ के आप बता सकते हैं। और यही आपका कंसेप्ट जरूरी है। बाकी फैक्चुअल चीजें कोई भूल भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो चीजें याद रखने वाली है उसको क्यों भूलना है? अगर भूल गए बाई दी वे तो ठीक है, सॉरी सर, याद मुझे नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, देखिए बंटी का कॉन्फिडेंस हाई रहता है, बिल्कुल होता है। जैसे एससीओ के बारे में अगर हम बात से बात करते, G20 के बारे में बात करते, अगर आपको कुछ पता नहीं रहता है, तो हमसे आप आंखें में आंखें मिला के बात कर पाते, इस पे ज्यादा नहीं कर पाते। चीजों को गोल गोल घुमाते इधर उधर, मेन चीजें नहीं निकाल पाते। जैसे स्टार्टिंग में भी कई सारे सवाल पूछे तो कई लोगों ने सही जवाब दिया, टू दी पॉइंट जवाब दिया। तो इंटरव्यू में मैंने कहा था कि टू दी पॉइंट आपको बात करना है, केवल चीजों को गोल गोल घुमाना नहीं है। कि मैंने बोला था G20 तो गोल गोल थोड़ा सा चीजें आपकी ठीक थी, लेकिन कई लोग बोले ये हुआ तो सर ये हो गया, वो हुआ तो ठीक है वो चीजें, लेकिन वो लोग चाहते हैं ना टू दी पॉइंट बात करना। ठीक है, तो बस यही चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि सेशन को हम अब थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे आज, क्योंकि इसके बाद जस्ट एसे का सेशन है मेंस वाले बैच में। उसके बाद फिर नहीं, गूगल कोई चीटिंग नहीं है इसमें, क्या चीटिंग है यार? देखिए, सर मेरा इसमें मेरा हम लोग पॉजिटिव पॉइंट को पता है सर, क्या है? मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो मेरे पॉजिटिव पॉइंट ये है ना कि जो चीजें मुझे पता नहीं रहेगी, हम तुरंत आपके सामने बोल देंगे। क्योंकि यार हम भी लर्निंग फेज में, हम भी सीख रहे हैं। हर चीज रट्टा थोड़े मार के फैक्चुअल चीजें हम रखे हैं। तो जैसे आप है वैसे हम भी हैं। तो फैक्चुअल चीजें तो कोई भी भूल सकता है। ठीक है, तो आप लोग गूगल करिए, हम गूगल करें, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन हाँ, ये चीजें वहां गूगल नहीं करनी है, उन सर चीजों को एक बार आप नोट डिस्कशन करके अगर याद हो करिए। जा रहा है ना, तो वो तो फोन माइंड ले में लेगा वो। एटलीस्ट रहेगा माइंड में बहुत सर समय तक। बैठ जा सेट हो जा रहा है सर, हाँ, तो ऐसे ही हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ। आगे जो टॉपिक होगा, इसके बाद हम लोग क्या टॉपिक रखे, आप ही लोग बताइए।
सर जैसे आपने अभी टॉपिक दिया ना, तो बहुत कम ही लोग, मतलब पता नहीं बाकी लोगों का, लेकिन हम लोग ने नहीं पढ़ा है कुछ लोगों ने, तो ये डिस्कशन सुन के ही बहुत सारा पॉइंट्स आ जाएगा दिमाग में उस समय बोलने के टाइम पे, तो ठीक ये है, लेकिन अच्छा आप भी चीज। कोशिश करिए कि जब हम टॉपिक दे रहे हैं ना तो थोड़ा सा उस पर देखा करिए।